अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की 51 एपिसोड। तो आज के एपिसोड भी धमाकेदार है। इस वीक का हर एपिसोड में कोई ना कोई धमाका होगा। तो आज के एपिसोड में भी है, तो दिल थाम लीजिए, धड़कनें संभाल लीजिए। और मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया किए लेकर चलती हूँ एपिसोड 51 ऑफ आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बारिश थम चुकी थी, लेकिन फिजा में अभी भी नमी की महक रची हुई थी। हेडक्वार्टर की खामोशी गहरी थी और इंटेरोगेशन रूम के साइड कॉरिडोर में धीमी रोशनी में अजर खामोशी से खड़ी थी। इसका चेहरा गंभीर था, बाल कदरे बिखरे और पर्दे के पल्लू को बेध्यानी से अपनी उंगलियों में लपेटे वो छत से टपकती बूंदों की आवाज सुन रही थी। दरवाजा खुला और बादल अंदर आया। तुमने बुलाया मेरे सुकून? उसके लहजे में वो महसूस शोखी थी जो हर संगीन लम्हे को जरा सा हल्का करने आती थी। वो अभी तक अजर के साथ थी। दोनों थोड़ी देर पहले लंच करके फ्री हुए थे। साथ ही था दोनों थोड़ी देर पहले ही डिनर करके फ्री हुए थे। हाँ, वो एक चीज दिखानी है तुम्हें। अजर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। बासिल ने कंधे उचकाए, फिर इसके पीछे चल पड़ा। इंटेरोगेशन रूम में ठंडक के बावजूद एक अजीब सी घुटन थी। कमरे के एक कोने में अजमल पाशा बंधा हुआ बैठा था। सांस चल रही थी, मगर इसकी आंखों में दर्द बोलता था। इसके नाखून उधरे हुए, उंगलियों पर खून जमा हुआ था, जैसे हर सवाल के जवाब पर एक नाहन गया हो। बासिल ने लम्हा भर के लिए अपनी सांस रोकी। काफी जबरदस्त तरीका इस्तेमाल किया है। बासिल ने मुतासर कुन अंदाज में बाहें उचकाई। बस इतना ही हुआ है जितना जरूरी था। अजर का लहजा हुंक था, जैसे वो दिल को अलग रखकर ये सब देख चुकी हो। किंग तक रसाई का पहला जीना यही है, और मुझे यकीन है ये बहुत जल्द बोलेगा। बासिल ने अजमल को एक गहरी नजर से देखा, फिर अजर की तरफ रुख किया। यकीनन तुम पुलिस वाली कम और हॉरर मूवी की विलन ज्यादा लग रही हो। अजर की पलकें उठी, वो इसकी तरफ देखकर हंसी। खौफजदा हो? मोहतरमा की आईब्रो ऊपर को उठी। नहीं, बस मुतासर हुआ हूँ, मगर थोड़ा सा डरा भी हूँ। बासिल ने रोब में आने की कोशिश की। तो फिर चलो खवाखोरी करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर का कमजोर दिल वापस बहाल हो जाए। वो इसके कंधे को छेड़कर मुस्कुराती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दोनों बाहर चले आए। बाहर आसमान गहरा स्याह था, लेकिन लॉन की जर्द रोशनियों ने हर चीज को जैसे तिलिस्मी रंग में रंग दिया था। खास पर बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थी। दोनों साथ साथ चल रहे थे। इनके कदम आहिस्ता थे, जैसे बातों से ज्यादा लम्हों का जायका चखना चाहते हो। तुम तो निकली बहुत जालिम पुलिस वाली। बासिल ने डरा डरा सरगोशियाना अंदाज अपनाया। अब बस भी करो, इतनी जालिम भी नहीं। इसने हंसते हुए सर झटका, जैसे दिल ही दिल में इसकी ड्रामाई तारीफ से चिढ़ सा गई हो। तुम जानती हो ना, तुमने मेरा दिल हिला दिया है। बासिल ने धीरे से सरगोशी में कहा। तुम्हारे अंदर वो लड़की भी है जो चुपचाप मोहब्बत करती है, और वो औरत भी जो किसी के नाहन उखाड़ सकती है। अजर ने कहा मारा। वाह, खूब तारीफ की तुमने। वो हनूस हंसी। सच कह रहा हूँ, तुम में थोड़ा सा इश्क है, थोड़ा सा इंतकाम, थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी आग। वो रुका, फिर यकदम इसके बालों से एक पानी की बूंद चुनी जो अब तक टिकी थी। बस तुम्हारे अंदर ज्यादा आग है, और वो मुझे जला देती है। वो खुद ही अपनी नफी करता मजीद बोला, तो अजर की आंखें गहरी हो गई, जैसे इस जुमले ने इसे कहीं छू लिया हो। और तुम वो हो जो हर बार मुझे जलने से पहले थाम लेते हो। बासिल। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इर्द गिर्द की खामोशी में बस धड़कनें सुनाई दे रही हों। मुझे डर है, अगर मैं तुम्हारे करीब बहुत देर रह गई तो। वो बीच में उचक ली गई। तो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लूंगा। बासिल ने इसके हाथ में अपना हाथ देकर सरगोशी की। सच में ज्यादा कर दिया मैंने। वो हफीफ सा परेशान हुई। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो फौरन संजीदा हुए मुस्कुराया। थोड़ा सा जोर दिखाना पड़ता है, ये किंग कोई मामूली दुश्मन नहीं। अजर ने संजीदगी से जवाब दिया। बस थोड़ा सा? बेचारा अजमल तो लगा मुझे दम तोड़ने ही वाला है। बासिल ने फिर शरारत से लुकमा दिया। इसने भी कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, वो दुख नहीं तुम्हें? अजर ने आंखों में चमक लिए कहा, मगर अब इसकी आवाज में गहराई आ गई थी। बासिल ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा। तुम खुद को कभी भूलती हो अजर?
वो मोहब्बत भरी सियाह निगाहें अजर पर जमी थी। कभी नहीं। वो मुस्कुराई। इस ओहदे का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, इसका मतलब है इंसाफ। वो पुरज़्म मुस्काई। पता है तुम मुझे इस ओहदे में अक्सर खतरनाक लगती हो, बासिल ने कहा, नजरें सामने रखकर। बस वो शरारत के मूड में था। और तुम जब मोहब्बत करते हो तो बहुत मासूम। अजर ने जवाबन कहा। मुस्कुराहट इसके लबों पर कुछ ज्यादा ही नरम थी। फिर तो हम दोनों खतरनाक भी हैं और बेवकूफ भी, बासिल ने सर हिलाते कहा, जैसे जिंदगी का सबसे सच्चा फलसफा बयान कर गया हो। हवा में ओस की महक थी, आसमान के बीच चमकते बादलों की धीमी सी झलक, और दोनों की कदम एक साथ, जैसे सब कुछ अपनी जगह ठीक हो गया। एक दिन जब सब खत्म होगा, ये जंग, ये मिशन, ये राज। बासिल रुका, अजर की तरफ देखा। तो फिर हम कहीं दूर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अजर ने सर हिलाया। नजरें जमीन पर थी, मगर दिल की रोशनी आंखों में छुपी ना थी। हम जाएंगे, लेकिन वहीं जहां हमें लगे कि हमारी जरूरत खत्म नहीं हुई। वो पुरस्कार मुस्कुराई। तो मतलब ये पुलिस वाली किसी और प्लान पर है, बासिल ने हंसते हुए कहा। प्लान सिर्फ एक है बासिल, तुम्हारे साथ रहना। बाकी सब जंग के दिन खत्म होने के बाद का ख्वाब है। बासिल ने इसका हाथ लबों से लगाकर चूमा। और तुम मेरा सुकून हो, जिसे मैं हर जंग के बाद तलाश करूंगा। हवा ने इनके गिर्द जैसे मोहब्बत का हाला बुन दिया था। एक चुप सी बारिश के बाद की पुकार, और एक दिल की धड़कन जो सिर्फ इन दो का नाम पुकार रही थी। अब चलें घर, नींद आ रही है मुझे। बासिल ने थकसा जाते सर अजर के शाने पर टिकाया, तो वो छल्ला रोके हथेली से उसकी गाल लाड से गाल सहलाने लगी। जैसा तुम कहो, मैं बहुत लाड से सुलाऊंगी तुम्हें। वो सर उठाए प्यार से जवाबन इसे देखने लगा। फिर वो साथ ही मुस्कुराते वापसी के लिए निकले। जब तक वो माहिल पैलेस लौटे, सभी कमरों में जा चुके थे। अजर भी इसीलिए सीधी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, रूम तक पहुंचकर रुकी। अजर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। थकन चेहरे से आया थी, मगर आंखों में गहरी चमक थी, जैसे किसी जंग जीतने के बाद प्यार की सल्तनत में कदम रख रही हो। सो जाओ तो हर ख्वाब मेरा होना चाहिए। बासिल दरवाजा बंद करता हुआ वार्निंग देते मुस्कुराया और शर्ट के 2 बटन खोले। और अगर मैंने ख्वाब में आतिशम का बूथा देख लिया? अजर मुस्कुरा दी, जूते उतारते हुए हंसकर जानबूझकर गुस्ताखी की। बासिल ने करीब आकर नरमी से इसके हाथ से फोन लिया, आहिस्तगी से साइड मेज पर रखा और फिर इसकी बालों की लट उंगलियों में लपेटी। तो मुझे जगा देना, मैं इस ख्वाब से भी खूबसूरत हकीकत हूँ। अजर की हंसी में थकन भी थी, सुकून भी। तुम क्या जानते हो, इस कमरे में आकर क्या तुम जानते हो, इस कमरे में आकर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं कोई जुर्म करके छुपने आई हूँ, लेकिन दिल कहता है ये मेरा असल घर है। बासिल ने नरमी से इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा। ये घर नहीं, तुम्हारी पनाहगाह है, जहाँ तुम अजनबी नहीं हो, जहाँ तुम बस मेरी हो। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ ले गया। जब बैठ गई, गर्दन झुकाए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई। बासिल इसके सामने घुटने टेक कर बैठा और इसके हाथ थाम लिए। अजर, वो इसे फौरन यूं कदमों में बैठा देखने लगी। फौरन बेकरार हुई। जब तुम थक जाओ, मेरे कंधे पर सर रख लिया करो। जब डर लगे, मेरी आवाज सुन लिया करो। और जब लगे सब कुछ बिखर रहा है, तो मुझे बाहों में भर कर एक बार कहना कि तुम यहाँ रहो, बस यही काफी है। अजर की आंखें नम हो गई। और जब मुझे कुछ भी ना कहना हो, बासिल ने इसके हाथ बारी बारी चूमे। देन हग मी। अजर ने आहिस्ता से इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर खुद को इसके सीने से लगा लिया। जब बासिल ने उठकर इसे संभालते खुद भी बेड पर काबिज होते अजर को पहलू में भरा। वो लम्हा, वो लम्स, सब कुछ साकित हो गया। बासिल ने आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू की, जैसे हर उलझन सुलझा रहा हो। आज हम सो जाएं? अजर ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मगर तुम्हें ये तस्लीम करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बासिल की खुशबू महसूस करने को उसकी गर्दन में चेहरा घुसा गई। पहले तुम। वो इससे इजहार सुनना चाहती थी, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी खामोशी तक से। तुमसे प्यार एक बार नहीं, हर पल, हर सांस के साथ होता है मुझे। बासिल हंसा, माथे पर प्यार दिया और जज्ब से बोला। अजर उसके गले लग गई।
پھر مجھے سونے دو۔ وہ بچ نکلنا چاہتی تھی۔ باسل نے آہستہ سے اس کے گرد باہیں سخت کی، جسے کہہ رہا ہو تم یہاں محفوظ ہو، تم میرے اندر بستی ہو۔ اجر کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی، سانس مدھم، دل بے حد مطمئن تھا، اور اگر میں نیند میں آتشم کا نام لے بیٹھی تو؟ اجر نے ایک آنکھ کھول کر شرارتی انداز میں کہا، تو خواب میں بھی تمہیں ڈانٹ دوں گا کہ تم میری ہو، مکمل میری۔ باسل نے پلکیں اٹھائی اور ناک سکیور کر بولا، اتنے پوزیسو مت ہو باسل ماہیل۔ اس نے ہنستے ہنستے اس کی شرٹ کھینچی۔ باسل نے شرٹ اتارتے سے مزید اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ تمہارا ہر لفظ، ہر لمس، ہر خیال میری اجازت سے ہے۔ اجر کے چہرے پر نرمی چھا گئی، اس نے بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ بتاؤ نا، اگر نیند میں واقعی آتشم بڑبڑا دیا تو؟ اس نے مدھم آواز میں پھر پوچھا۔ وہ اس کی جلن دیکھنا چاہتی تھی۔ تو میں تمہیں گلے لگا کر کہوں گا کہ خاموش ہو جاؤ، خواب میں بھی صرف میرا نام لینا ہے۔ اجر کے لبوں پر ہنسی تیر گئی، اور اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے اس کے دل کی حفاظت اپنے سپرد کی ہو۔ باسل اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتی اسے پکاری، جناب مدہوش ہوتے ہنکارا بھر گئے۔ میرا دل کہتا ہے اگر کبھی میں بھول بھی گئی کہ محبت کیا ہوتی ہے تو تمہاری خوشبو مجھے یاد دلا دے گی۔ باسل نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یو لو می؟ باسل نے اس کی تھوڑی ذرا اوپر کرتے اجر کے بے حد قریب ہوتے پوچھا۔ وہ اس سوال سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اجر نے چند لمحے خاموشی سے باسل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی، آنکھوں میں چھپی وہ بے تابی، اور دل پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ، سب کچھ جیسے وقت کو روک رہا تھا۔ وہ سوال یو لو می محض ایک جملہ نہیں تھا، وہ اعلان مانگ رہا تھا، وہ عہد مانگ رہا تھا جو شاید اجر ابھی دینے کو تیار نہ تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، نگاہیں باسل کی آنکھوں سے ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر ٹھہرائیں جنہیں وہ وہاں سے کچھ زیادہ بہکاتا تھا۔ پھر آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا اور نرمی سے اس کے کندھے پر رکھا۔ ابھی مت پوچھو، کسی دن ہو سکتا ہے خود بخود میرے منہ سے یہ انکشاف نکل آئے۔ ویٹ فار سرپرائز۔ وہ شرارت آنکھوں میں بھرے مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ انتظار مشکل صحیح لیکن خوبصورت تھا۔ وہ اس کے بعد سلیپی سی ہونے لگی۔ نیند آ گئی میرے سکون؟ باسل آہستہ سے اسے مدہوش ہو کر نیند میں جاتا دیکھے مسکرایا۔ اجر نے اس کی گردن میں پھر چہرہ چھپا لیا۔ ہاں، کیونکہ اپنے سکون کو بھی تم سکون دیتے ہو، بس میرے پاس رہنا۔ وہ نیند کی آغوش میں ساتھ ہی جا چکی تھی، جبکہ باسل کچھ دیر اس کے لفظوں کے سحر میں گم مسکراتا رہا، پھر خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ ڈائننگ ٹیبل پر نرم پیلی روشنیوں کے بیچ ہلکی سی کھڑکیوں سے آتی بارش کی ٹپ ٹپ اور پاستا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عمار نے اپنی پلیٹ میں پاستا نکالا، ایک چٹتی نظر رملہ پر ڈالی جو کمر سے نیچے بھیگی لٹوں کو سمیٹے شرٹ کے بازو چڑھائے پلیٹس لانے میں مدد دے رہی تھی۔ بیٹھو، اب تمہاری مدد سے زیادہ تمہارے بال مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے گھورا۔ اوہ، تو آپ کا دھیان مجھ پر ہے، مطلب پاستا کم میں زیادہ چکھی جا رہی ہوں۔ اس نے دونوں بھویں چڑھا کر نچلا لب دانتوں میں دباتے شرارتی انداز میں پوچھا۔ عمار نے پاستا چمچ میں بھرا اور مکمل بے نیازی سے منہ میں رکھ کر چبانے لگا۔ رملہ کرسی کھسکا کر اس کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہائے، یہ کتنا کریمی ہے! اس نے چمچ بھر کر منہ کے قریب لایا، پھر آنکھیں بند کر کے ایسے چکھا جیسے کسی نازنین کو چوم لیا ہو۔ عمار کا چمچ ہوا میں رک گیا۔ اف، میلٹ ان ماؤتھ۔ رملہ نے ایک اور بائٹ لی، آنکھیں بند کر کے سب تھوڑا سا جھٹکا، ہونٹ آہستہ سے ہلائے۔ رملہ، عمار نے غصے سے نچلا لب دبایا، کانٹے اور چمچ کو پلیٹ میں دے مارا۔ جی شوہر جی۔ اس نے چمچ کا سرا لبوں سے صاف کرتے سے ایک سیکنڈ تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم پاستا کھا رہی ہو یا میرے جذبات سے کھیل رہی ہو؟ عمار نے فوراً نظریں تیکھی کی۔ رملہ نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر آنکھیں چھوٹی کی جیسے بڑی سنجیدگی سے جواب سوچ رہی ہو۔ میرا خیال ہے دونوں۔
اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اور چہرے پر وہی ضدی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ عمار کو پاگل کر دیتی تھی۔ وہ پاستا کی ایک اور بائٹ لینے لگی تو عمار نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ بس کرو اب، ورنہ تمہیں اسی ڈائننگ ٹیبل پر سزا دے دوں گا۔ عمار کسی قسم کے مذاق کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ اوہ، کون سی سزا؟ وہ آنکھیں پھیلا کر ایسے بولی جیسے سزا کا لفظ پہلی بار سنا ہو، اور چمچ واپس لے کر اسے لبوں تک لے آئی۔ عمار نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، جیسے بس آخری وارننگ دے رہا ہو، لیکن وہ تو جیسے اس لمحے کی منتظر تھی۔ آپ کو پتہ ہے عمار، میں اتنا کریمی پاستا صرف اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہوں جس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ وہ آگے سے معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتی بولی۔ پیار دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ عمار اس فضول گوئی پر کاٹ کھانے کو دوڑا۔ جی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چمچ لبوں سے لگا چکی تھی اور عمار کی آنکھیں جھپکنا تک بھول چکی تھی۔ رملہ، تم… اس نے کرسی سے اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر رملہ نے چمچ نیچے رکھ کر دونوں بازو فولڈ کر لیے۔ اوہ، تو بس کھانے کے وقت ہی آپ کا دل میری طرف کھینچتا ہے یا ہر وقت اتنا ہی بہک جاتا ہے؟ رملہ کی آنکھیں مستی سے مٹکانے پر عمار کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ رملہ، تم جان بوجھ کر میری برداشت سے کھیل رہی ہو۔ وہ سخت عاجز آ چکا تھا، اور آپ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ آپ ہار جائیں۔ رملہ نے اپنے گیلے بالوں سے کمر کے گرد لپٹی لٹ کھینچ کر سامنے کی اور ہلکی سی بالوں کی نمی عمار کی بازو پر مسلی۔ وہ اس کی حرکت پر سلگ کر پلکیں جھپک کر رہ گیا۔ بس بہت ہو گیا۔ عمار نے دونوں ہاتھ میز پر حتمی انداز میں سخت بھڑک اٹھتے مارے۔ پلیز غصے سے پھٹیے گا مت، میں جا رہی ہوں واپس سیال حویلی۔ وہ ساری شرارتیں سمیٹے اٹھ کر جانے لگی جب توقع کے برعکس عمار نے اس کی نازک کلائی اپنی مٹھی میں دبائی۔ رک جاؤ، بیٹھو۔ اس نے ہاتھ چھوڑے بازو پکڑ لیا اور رملہ کو پکڑ کر زبردستی کرسی پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا۔ ایک اور شرارت کی تو پاستا نہیں، تم خود میرے ہاتھوں میلٹ ہو جاؤ گی۔ رملہ نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ بس یہی تو چاہتی ہوں۔ عمار کا ضبط اس لمحے واقعی آزمائش میں تھا، مگر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کرسی پر زور سے تشریف پٹکی رملہ کی ہنسی سے سخت جنگلی بنانے کی کوشش میں تھی۔ جاؤ، چلی جاؤ واپس رملہ، ورنہ میں پاستا کھانے کے بجائے تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اس بار ضبط کے آخری کنارے تھا۔ ارے واہ شوہر جی، آپ میں تو کافی وائلڈ پوٹینشل ہے۔ رملہ کے اس آخری جملے پر عمار کا ضبط جیسے زمین بوس ہو گیا۔ وہ جو اب تک بس دانت پیس کر برداشت کر رہا تھا، اسی لمحے میں اٹھا، کرسی ذرا سا پیچھے دھکیلی اور ٹیبل گھوم کر رملہ کے بالکل پاس آ گیا۔ اس کی کرسی اپنی طرف گھمائی۔ وہ اب بھی کرسی پر نیم انداز میں بیٹھی ناز و ادا کے سارے رنگ لیے عمار کو گھورنے کے بجائے جیسے دعوت بغاوت دے رہی تھی۔ عمار نے کرسی کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے چہرے کے اتنا قریب آیا کہ رملہ کی سانسیں خود بہکنے لگی۔ تجھے لگتا ہے میں صرف وائلڈ ہو سکتا ہوں؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ آواز میں اتنی گھمبیر دھمکی تھی کہ رملہ کو پہلی بار ذرا سی جھرجھری سی آئی۔ رملہ نے بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ وائلڈ بھی ہو سکتے ہیں، سویلائزڈ بھی، لیکن جو میں جانتی ہوں یہ ہے کہ آپ کا غصہ بھی مجھے بس پیار لگتا ہے۔ عمار کے ہاتھ اب کرسی کے بازوؤں پر تھے اور وہ رملہ کو قید کیے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ تو جیسے بیوی کسی اور آدمی کو مل جائے تو وہ ضبط نہیں سیدھا جرم کر بیٹھے۔ وہ یوں تھا جیسے اس لڑکی کو واقعی کھا جانا چاہتا ہو۔ اوہ، رملہ نے ہلکی سے ہنسی چھپاتے انگلی اس کے لبوں پر رکھی تو عمار نے اس سے یہ امید نہ کیا تھا۔ تو شوہر جی جرم کے ارادے رکھتے ہیں؟ عمار نے ایک پل اسے آنکھوں میں دیکھا، اس کی ہونٹوں پر دھری انگلی پرے جھٹکی۔ رملہ، میں اس پاستا کے ذائقے کو تو بھول جاؤں گا، لیکن تیری حرکتیں میرے اندر ایسی آگ لگا چکی ہیں جو بھلانی ناممکن ہے، بجھانی بھی۔ پھر بے اختیار جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ رملہ کی مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی، مگر دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنا قریب جو تھا۔ عمار سیدھا ہوا، اسے ایک نظر مزید جھلسا دینے والی دی اور پھر دھیرے سے میز سے اپنی پلیٹ اٹھائی، لیکن کھانے کی طرف دھیان نہ دیا،
बस बैठकर उसे देखता रहा, जैसे अब जो एपिटाइट है वो सिर्फ रमला है। तो खाएं। रमला ने मासूमियत से चम्मच उठाया। खा, मगर याद रखना, जिंदगी ने मौका दिया तो तेरी ये शरारतें सूद समेत वापस लौटाऊंगा। अमान ने हल्का सा सर झटक कर कहा। आंखों में इंतकाम की सीलन थी। जरूर देगी, जिंदगी उल्टे काम करने का मौका जरूर देती है। वो वापस मजे से अपना बकिया पास्ता खाने लगी। अमार कुछ लम्हे खामोशी से रमला को देखता रहा। उसकी शरारतें, बेबाकी, मासूमियत, सब कुछ दिल के तार छेड़ चुकी थी। लेकिन वो जो सजा की बात कर चुका था वो अब इससे पीछे हटने वाला न था। इसने मेज पर रखी अपनी प्लेट उठाई, आहिस्ता से वापस जाकर किचन सिंक में रखी। रमला अभी तक उसे देख रही थी, जैसे हैरान हो कि वो बस चला गया। बस? वो पीछे से बावाज़ें बुलंद पुकारती बोली। सजा का इतना सा पार्ट था। वो उठकर खुद भी किचन एरिया की तरफ आई, जहां उसने अपनी प्लेट भी रखी। असल सजा कल मिलेगी। अमार ने नरमी से सांस ली और बिना इसकी तरफ देखे बस इतना कहा। कल? रमला की पेशानी शिकन आलूद हुई। अमार ने प्लेट में बच चुका पास्ता अलग वेस्ट बॉक्स में डाला और फिर नजरें उठाई, खामोश लेकिन बहुत कुछ कहती हुई नजर। कल तो फार्म हाउस मत आना। रमला का चेहरा धीरे धीरे साकित हुआ, जैसे कोई शरारती बच्ची जिसके हाथ से इसका खिलौना छीन लिया गया हो। क्या मतलब? वो उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ घसीटे बोली। अमार दर्द पर कराहा तो रमला ने परेशान होकर उसकी बाजू छोड़ दी। मतलब यही है, कल तू यहाँ नहीं आएगी, मैं खुद कॉल करके बासिल को मना कर दूंगा। इसने बिल्कुल सुकून से कहा, जैसे दिल नहीं वो पूरा पत्थर हो। अमार में तो क्यूट सी शरारतें की बस। रमला की आवाज में अब शोखी नहीं, सिर्फ धचका था। तूने आज जो किया वो क्यूट नहीं था रमला, वो टॉर्चर था। तू जानती है क्या हो सकता था? फिर भी इतना मुझे जलाया, मेरी बर्दाश्त आजमाई। उसके लहजे में ना चीख थी ना तंज, सिर्फ सर्द नाराजगी थी। अब मुझसे नाराज हो गई इतनी सी बात पर? वो मिनमिना कर रह गई। नहीं, उसने सर हिलाया। बस दूर रखना चाहता हूं तुझे, ताकि कल का दिन थोड़ा सा आसान गुजरे, मेरे लिए भी तेरे लिए भी। रमला गंग सी हो गई। वो जैसे छेड़ छेड़ कर हंसाना चाहती थी, वो अब संजीदगी और नाराजगी की चादर ओढ़ चुका था। अमार ने नरमी से प्लेट धोकर एक तरफ रखी। अब तो जा, देर हो रही है तुझे, और हाँ, तेरे बाल सच में तंग कर रहे थे। दोबारा मेरे सामने आ तो इन्हें फौरन बांध लेना। ये कहते हुए इसने नजरें हटा ली और बर्तन धोने लगा। रमला के कदम आहिस्ता से पीछे हटे, दिल जैसे कुछ पीछे छोड़े जा रहा था। अमार ने नजरें हटाई, जैसे फैसला सादर कर चुका हो। रमला अब भी अपनी जगह खड़ी थी, जैसे इसके अंदर की शोख लड़की भी लम्हे भर को चुप हो चुकी थी। इसके नैनों की चमक कुछ धुंधलाई, सांस की रवानी कुछ भारी सी हुई। कई लम्हे यूं ही साकित गुजरे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाने लगी, नर्म धीमे कदम, जैसे इसकी शरारतें भी अब सोने जा रही हों। दरवाजे के करीब पहुंची तो रुक गई। नजरें नीची थी, दिल जैसे खुद को किसी ना चाही जुदाई पर समझा रहा था। वो फिर पलटी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई तूफान के बीच आखिरी बार चांद को देखना चाहता हो। अमार ने सर नहीं उठाया, वो अब भी खामोशी से सर झुकाए प्लेटें धो रहा था, लेकिन इसकी नजरें हिला में कुछ भी देखने से इनकारी थी। रमला इसके करीब आई, बिल्कुल करीब। वो कुछ कहे बगैर उसके कांधे पर हाथ रखते एड़ियों के बल उठी और एक नाजुक, बेइंतहा नर्म होंठों का लम्स अमार की गाल पर रख दिया। अमार को जैसे वो लम्स बिजली की माने छू गया हो। इसने बेहतर सर थोड़ा सा हिलाया, शायद हैरत से, शायद बेयकीनी से, और तब रमला के होंठ जो गाल पर रखे गए थे इस हफीफ हरकत से जरा सा सिरक गए, और अब वो अमार के होंठों के नहायत करीब आ चुके थे। दोनों के बीच बस एक सांस का फासला रह गया था। रमला की पलकें लर्जी और सांस जैसे इसके लबों में ठहर गई। इसे खुद भी खबर ना थी कि वो एक लम्हा, महज एक लम्हा, इसके लब अमार के लबों के इतने करीब हो गए थे। ना उसने ऐसा इरादा किया था, ना अमार ने। ये सब जैसे किसी जज्बे के हाथों खुद बहुत हो गया था। अमार की आंखें यूं पहली बार रमला की तरफ यूं हार कर उठी, बहुत करीब, बहुत करीब, रमला के चेहरे को देखती, आंखों में झांकती हुई। वो कुछ लम्हे बस देखता रहा, इसकी पलकों की जुम्बिश, सांसों की लर्जिश और बेख्तियार लम्हे का जादू।
پھر رملہ فوراً پیچھے ہٹی، ہوش دلاتے خود کو عمار سے دور کیا۔ دل جیسے ایک دھڑکن سے زیادہ تیز ہو گیا ہو، چہرہ سرخ، سانس تیز، آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی، جسے کہہ رہی ہو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ لیکن اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ کیا بکواس ہے یہ رملہ؟ وہ پلیٹیں سنک میں رکھتا انہی جھاگ والے گیلے ہاتھوں سمیت پلٹا جہاں وہ سانس روک کے سہم سی گئی۔ میں تو بس، وہ پیچھے قدم لیتی سہم سی گئی۔ تجھے لگتا ہے یہ سب کھیل ہے؟ میری برداشت، میرا گریز اور فرار سب ایک مذاق ہے تیرے لیے؟ رملہ کی پلکیں لرزیں۔ اس نے ہونٹ کھولے جسے کچھ بولنا چاہا، لیکن عمار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ایک لفظ بھی مت کہنا رملہ۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ رملہ کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ وہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے شوخ ادا میں اس کے لبوں کے قریب تھی، اب قدم بھر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ تجھے اندازہ بھی ہے تو نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھا اس کے بالکل قریب، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تو نے میرے خود سے لیے عہد توڑنے کی کوشش کی رملہ۔ کیوں آ رہی ہے تو مجھ وحشی کے قریب؟ تجھے خود پر یہ کرتے رحم نہیں آ رہا؟ تو اتنی بے باک اور ڈھیٹ کیسے ہے؟ وہ جیسے لفظ چبا رہا تھا، صرف اس لیے کہ تجھے لگتا ہے تو میری بیوی ہے۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تو ہر حد پار کر سکتی ہے۔ میں تیری ہر حرکت پر مسکرا دوں گا۔ رملہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہیں، نمکین نمی تیرنے لگی تھی۔ امان، میں نے تو پھر سے منمنائی۔ وہ ایک معمولی سی کس پر اتنا اگریسو کیوں ہو رہا تھا؟ تو نے کچھ نہیں سوچا؟ وہ دھاڑا، یہ سب مجھے بالکل نہیں چاہیے۔ تو اتنی تیزی سے میرے سر پر سوار کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے یہ سب تو مجھے قابو کرنے کو کر رہی ہے۔ عمار نے ایک دم پیچھے ہٹ کر جسے خود کو تھاما، پلکیں بند کی اور سرد سانس لی۔ ایسا نہیں، مجھے بس پیار آ گیا۔ وہ اب بھی بھیگی آنکھوں سے بولی۔ یہ پیار نہیں ہے رملہ، اس نے سرخ آنکھیں کھول کر نرمی سے لیکن زہر سے لبریز انداز میں کہا۔ رملہ کے دل کو جیسے دھکا لگا۔ ہاں، یہ پیار نہیں تھا یقیناً کچھ لمحے پہلے، لیکن اب تھا۔ پیار ہو گیا ہے مجھے آپ سے۔ آپ کے قریب سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ارد نہ ہوئے تو مر جاؤں گی۔ ہمارے ایسے زہر بری نظروں سے مت دیکھیں، ایک معصوم سا لمس ہے، آپ کا قتل نہیں کیا میں نے۔ وہ اس کے ایسے رد عمل پر پھٹ پڑی۔ سن رملہ، اب دھیان سے سن۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا جسے آخری خط کھینچ رہا ہو۔ آج کے بعد دوبارہ میرے قریب مت آنا۔ رملہ کی پلکیں لرزی، آنکھوں میں وہی نمی جو بوجھ بن چکی تھی۔ مگر کیوں؟ میں نے بس، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ اسے سختی سے جبڑے کس کر دیکھے روک گیا۔ بس وہی، تو نے صرف وہی کیا جو دل نے کہا، لیکن مجھے اپنے دل پر بھروسہ نہیں رملہ۔ میں تیرے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا، اور نہ چاہتا ہوں کہ تو میرے قریب آ کر وہ سب سہے جس کا تجھے اندازہ بھی نہیں۔ تو نہیں جانتی مجھے کہ میں کون ہوں۔ میں رحمان سیال کا بڑا بیٹا نہیں ہوں صرف۔ خدا کے لیے دور رہ مجھ سے۔ وہ آہستہ بولا، لیکن ہر لفظ رملہ کے دل میں چبھتا گیا۔ تجھے مجھ سے فاصلہ رکھنا ہوگا، کم از کم تب تک جب تک میں خود تیرے لیے محفوظ نہ بن جاؤں، سمجھی تو؟ اس کے الفاظ رملہ کے اندر گونجنے لگے، جیسے ہر سانس، ہر دھڑکن وہی دہرا رہی ہو۔ اب جا رملہ، اور کل فارم ہاؤس مت آنا۔ رملہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلا۔ عمار نے اس کی طرف دیکھا نہیں، جیسے اگر وہ ایک پل بھی اور دیکھ لیتا تو اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اس کے اور اس کے ضبط دونوں کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ آپ کے اندر جو بھی جانور ہے سمیت قبول ہے آپ مجھے۔ عمار، مجھے یوں مت دھتکاریں۔ میری زندگی میں آپ وہ پہلے انسان ہیں جس نے میری فکر کی۔ میرے ماما بابا نے مجھ پر پیدائش کے بعد بس ایک احسان کیا کہ کوئی اور اولاد پیدا نہ کی، کیونکہ بابا نے ماں باپ کی زیادتیاں سہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ایک کونے میں سجا کر بھول گئے۔ لیکن پہلی بار کسی نے میرے لیے سچ میں ایسا کیا جو مجھے چاہیے تھا، وہ آپ ہیں۔ مجھے سچی میں پیار ہو گیا ہے۔ رملہ جیسے کسی طوفان کے بیچ کھڑی تھی، سانس لینا بھول چکی تھی۔ تو چلی جا رملہ، ابھی اسی وقت۔ عمار نے رخ موڑ لیا، نہ اس کے چہرے کی جھری دیکھی، نہ لرزتی پلکیں۔ وہ بس سنگ دل بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی اور نے قبضہ کر لیا ہو اس پر۔ اور رملہ، وہ دھیرے سے پلٹی، قدم اٹھائے، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی، قدم گھسیٹ رہی تھی، جیسے دل کی کوئی تار جو اس لمحے کٹ گئی ہو۔ دروازہ بند ہوا اور کچن میں صرف نل کے پانی کی آواز رہ گئی، اور عمار کی بند پلکیں جن کے پیچھے رملہ کی ہونٹوں کا لمس تپتے زخم کی مانے جل رہا تھا۔ ڈائن کہیں کی، مجھ سے پیار کرے گی، مجھ سے؟
वक्ती पसंदीदगी और क्रश मटेरियल ही हो सकता हूँ मैं, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। अमार ने खुद को नफरत से याद दहानी करवाई, जबकि राह की हर चीज ठोकर पर रखता वो वहां से निकल गया। घर का दरवाजा बंद हुआ तो रमला जैसे कुछ लम्हे वहीं साकित खड़ी रही। हाथ अब भी होंठों के करीब थे, जहां अमार के लम्स की बेइरादा कुर्बत ने कुछ अजीब सा एहसास जगाया था। दिल में अमार की नाराजगी की नमी और जहन में बाबा की आवाज गूंज रही थी, अमार सियाल को तोड़ना है तुम्हें रमला, इसका दिल जीतो, फिर इसकी लोकेशन दो। वो आहिस्ता से गाड़ी का बैक दरवाजा खोले, बैठने से पहले आखिरी बार पीछे देखा। वो किचन की खिड़की बंद हो चुकी थी, दिल की एक धड़कन जिसे रह गई वहां। रमला ने दरवाजा बंद किया और हाथ बालों में फंसाते आंखें बंद कर ली। बाबा, वो सरगोशी में बोली, मैंने जो कहा वो सब किया, आपने जो कहा वो सब किया मैंने। वो तस्वीरें, वो हादसा, वो सब झूठ था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर इसके हाथ की पुश्त पर गिरा। मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया, उसकी जिंदगी में कदम रखा सिर्फ आपके कहने पर, उसकी आवाज भी की। लेकिन बाबा, उसकी आवाज टूटने लगी। काश आपको मालूम होता मैं कब कब इस झूठ में रहते रहते सच को महसूस करने लगी। कब मैं अमार सियाल के रवैये में, इसकी बर्दाश्त में, इसकी खामोश मोहब्बत में खो गई। कब वो मेरे लिए मिशन से बढ़कर मेरी सांस बन गया। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले इसने अपना फोन निकाला। तबरेज सियाल का भेजा गया लोकेशन शेयर करो वाला मैसेज जगमगा रहा था। रमला ने कुछ लम्हे से घूरा, फिर मोबाइल साइड सीट पर रखा और फैसला लिया, अब मैं बाबा की बेटी नहीं, अमार सियाल की बीवी हूँ। मैं आपको हर शर से बचाऊंगी। मेरे बाबा अपने पागलपन में मम्मा को टॉर्चर करके मुझे सब घिनौने अमन के लिए मजबूर कर सकते हैं, पर अब वो मेरे दिल से हरगिज नहीं जीतेंगे। रमला ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। गाड़ी की रफ्तार सड़क पर चली गई, लेकिन रमला का दिल, वो अपनी फार्म हाउस की इस खिड़की के पीछे अमार के पास कैद हो चुका था। बारिश थम चुकी थी, मगर रात की ठंडी नमी अब भी हवा में घुली हुई थी। कमरे में हल्की मध्यम पीली रोशनी फैली हुई थी और बाईं तरफ बेड पर मुस्तफा कंबल में सिमटा गहरी नींद में ख्वाबों की दुनिया में गुम था। और हान बेड की दाएं जानिब नीम दराज बुखार और सर्दी से निढाल कंबल में लिपटा बार बार छींक रहा था। माथे पर हल्की सी पसीने की तह और आंखों में वो थकन जो किसी मुज़र शौक को पूरा करने के अंजाम पर ही आती है। इसी लम्हे मिराल कमरे में दाखिल हुई। हाथ में चाय का मग और कुछ एंटीबायोटिक, उसके साथ महसूस सुकून जो सिर्फ वही ला सकती थी। ये हाल है इन बड़े बड़े दावे करने वालों का। वो आहिस्ता से चलती हुई इसके करीब आई, आवाज में मध्यम सी मुस्कुराहट, आंखों में बेपना परेशानी ठहरी थी। बस जरा सी बारिश में भीगे क्या हीरो फ्लू का मरीज बन गए, हीरो फ्लू के मरीज बन गए। और हान ने हल्का सा सर घुमाया, मगर कुछ कहने के बजाय बस उसे देखा, जैसे इसके आने से ही कुछ आराम मिल गया हो। डांट रही हैं? जनाब ने बाहरी सी सरगोशी की। ये भी मेरा प्यार है, आप लेटें सीधे। वो नरमी से बोली, टिशू निकाल कर इसके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। और हान ने मजाकमत ना की, जैसे वो इस लम्स, इस ख्याल, इस मेहरबानी का शिद्दत से मुंतजिर हो। ये पेन किलर एंटीबायोटिक है, चाय के साथ लें। इसने चाय का कप बढ़ाया और हान ने आहिस्ता से थामा। कप थामते वक्त इसके हाथ मेराल की उंगलियों से छू गए। मेराल का दिल बेख्तियार धड़का, मगर वो मुस्कुराई। वो इस लम्हे में मुकम्मल औरत थी, एक बीवी, एक दोस्त, एक तीमारदार। चाय के साथ इसने मेडिसिन ली, जबकि थोड़ी सी पीकर कप वापस थमा दिया, जिसे मेराल ने साइड टेबल पर रखा। क्या आपको हमेशा इतनी फिक्र होती है मेरी? और हान की भारी आवाज में हल्की सी शौखी दर आई। नहीं, वो पलकें झुका कर बोली, फिक्र तो तब शुरू होती है जब दिल किसी के दिल के साथ धड़कने लगे। वो बोली तो आहिस्ता, मगर लहजा दिल की तह से निकला। और मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है औरहान। उसके लहजे में बस चाहत थी, इतनी कि अगर तकलीफ में हो तो आपका लम्स तसल्ली दे, और अगर बीमार हो तो मेरी सांस भी तंग हो जाए। और हान कुछ देर तक इसे देखता रहा, जैसे वो लफ्जों की रोशनी में खुद को ढूंढ रहा हो। आपको पता है मेरा, आपकी आंखें जब मुझे देखती हैं ना, तो मैं खुद को बहुत कीमती महसूस करता हूँ। मेराल ने आहिस्ता से मुस्कुराकर झुकते इसका माथा चूमा। सदके जाऊं, पर जब जिन आए हों तब तो आप देखते भी भूतों की तरह है मुझे। वो शिकवे को शरारत में लपेट कर गई, जिसने ओरहान को मुस्कुराने पर मजबूर किया। थोड़ी देर यूं ही बैठेंगी मेरे पास? वो उसका हाथ मजबूती से पकड़े खुद पर जरा झुका गया। मैं पूरी रात यही हूँ,
जब तक आपका बुखार उतर ना जाए मैं सांस भी आपसे दूर नहीं लूंगी। अरहान ने बंद आंखों से मुस्कुराने की कोशिश की। चलें सो जाएं, आज हम तीनों एक साथ बेड पर सोएंगे। नो मोर दूरियां फासले। सो जाएं, मैं नमाज पढ़ के आप दो के पास आ जाऊंगी। रेत की तरह हाथ से फिसलते फिसलते आप वापस मिले मुझे। शुक्राने की नफल पढ़ूंगी। वो उसके बालों में उंगलियां फेरती उसके कान में सरगोशी करते बोली तो अरहान भी बंद आंखों मुस्कुराया। मुस्तफ़ा की मध्यम सांसें और हान के माथे पर नरमी और मिराल के दिल की धड़कन सब एक सी लाइन पर चलने लगे। ये मोहब्बत की वो खामोश जुबां है जो लफ्जों की मोहताज नहीं हुआ करती। रात के 2 बजे का वक्त था जब बासिल का फोन रिंग किया और उसकी गहरी नींद टूटी। कसमसाते हुए इसने करवट बदल कर साइड टेबल पर रखा फोन उठाकर बंदी बंदी आंखें खोलते आने वाली कॉल देखी। रमला, ये इस वक्त क्यों कॉल कर रही है मुझे? बासिल ने तशवीश के संग जरा तकिए के सहारे उठ बैठे एक नजर दूसरी तरफ करवट करके सोई अजर पर डाली और फिर कॉल रिसीव करता ब्लैंकेट हटाए पैर जमीन पर उतारे वो उठकर बालकनी साइड आ रुका। वो जो अपने रूम में कब से मुस्तरिब और बेकरार सी चक्कर काट रही थी, कॉल पिक होने पर उसका हाँफता सांस कुछ पल को थमा। क्या हो गया रमला, इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? बासिल की नींद में डूबी आवाज से वो समझ गई वो सो रहा था। फासिल बाई को तंग करने पर वो शर्मिंदा हुई, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह पाती। इससे पहले बासिल कुछ कहता अजर का फोन भी रिंग करने लगा। बासिल ने पलट कर अजर की नींद का ख्याल करते आकर साइड टेबल पर रखा अजर का फोन उठाया जहां इंस्पेक्टर हॉर्न की कॉल आ रही थी। रमला, 2 मिनट होल्ड करो। बासिल ने रमला को इंतजार का कहे खुद इंस्पेक्टर हान की कॉल पिक की। मैम, अजमल पाशा मर गया। इंस्पेक्टर हान के इंकिशाफ पर बासिल का चेहरा सफेद पड़ा। व्हाट? कैसे मर गया वो हान? बासिल के एकदम तेज बोलने पर अजर की नींद भी बुरी तरह टूटी। वो कसमसाकर करवट बदलती आंखें खोले बासिल को देखने लगी। वो बिल्कुल ठीक था सर, लेकिन मेरे सामने एकदम उसके मुंह से झाग निकली और वो वहीं मर गया। इंस्पेक्टर हान की आवाज में अफसोस था। बासिल ने तशवीश से कन पट्टी की रगें उंगलियों की पोरों से मसली। जहर जहर दिया गया है। किसी हमारे ही स्टाफ मेंबर ने। जांच करो खान, कोई हेडक्वार्टर में उसका साथी है, उसी ने पाशा को जहर दिया है। बासिल ने सख्त गुस्से से कहा जबकि अजर भी उठे बाल समेटती उठकर फिक्रमंद परेशान सी बासिल की तरफ बढ़ी। सर, हर किसी की जांच की जा रही है। किंग जानता था हम जल्द या बदेर उस तक पहुंच जाएंगे, तभी इसने पाशा को मरवा दिया। वो किंग का सबसे बेहतरीन आदमी था, लेकिन जब उसे खतरा महसूस हुआ तो कीड़े मकोड़े सा मरवा दिया। हान की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ठीक है। बासिल ने कॉल काटते फोन अजर की सिम बढ़ाया जबकि इस जानिब रमला ने फोन होल्ड से निकाले सब सुन लिया था। क्या वो मर गया बासिल? अजर के बेकरारी से पूछने पर बासिल ने अफसोस से सर हिलाया। जहर दिया गया। ये किंग हर बार ऐसा ही करता है। बहुत शातिर है। तुम रेडी हो जाओ तो मैं एसपी ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, किंग जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले इस बार नहीं बचेगा। बासिल ने जरूर कुछ बैकअप सोच रखा था, तभी वो मुतमईन था। जबकि अजर फौरी चेंज करने की नीयत से गई तो बासिल ने रमला की कॉल वापस होल्ड से निकालते फोन कान से लगाया। हाँ, अब बताओ रमला, ठीक हो? हमारा ठीक है, इस वक्त क्यों कॉल की? वो वापस रमला से पूछने लगा जिसका सांस मानो सीने में अटक गया था, क्योंकि रमला के मैट्रेस पर पड़े टैब पर बाबा की तरफ से एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें रोहा को एक कमरे में बंद किया गया था और 2 लोग इस पर कोड़े बरसा रहे थे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया रमला तो तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाओगी। तुम मुझे लोकेशन भेजने वाली थी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बाबा का मैसेज पढ़े रमला का पूरा वजूद जैसे दर्द करता अबला बन गया। इस तरफ बासिल इससे 3 बार पूछ चुका था। वो जैसे एकदम टैब से नजरें हटाए होश में आई। भाई अमार को फार्म हाउस से निकालने खतरा है। वो भारी आवाज में बस इतनी ही सरगोशी कर सकी। कैसा खतरा रमला? वो लोकेशन बहुत सेव है, खुलकर बताओ क्या मसला है। बासिल के माथे पर तशवीश से बल पड़े जबकि रमला अपनी गर्दन पर हाथ फेरे जैसे सांस ना ले पाने पर तड़प रही थी। अपनी माँ पर बरसते कोड़े से दुगना दर्द दे रहे थे। प्लीज बासिल भाई, वो सेव नहीं है उधर, उनको कहीं वहां से फौरी निकल जाएं। मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए ये करें। रमला की आवाज जिस तरह टूट बिखर रही थी, बासिल भी परेशान हो रहा था। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं उसे सेफ जगह भेजता हूँ, लेकिन तुम मेरे ऑफिस आओ अभी और इसी वक्त।
सब कुछ मुझे बताओगी, समझ गई? गाड़ी आ रही है तुम्हें लेने। मैनेजर को ऑफिस छोड़कर अमार को दूसरी जगह मुंतकिल करवा के ऑफिस पहुंचता हूँ। बासिल ने उसे सख्ती से हदायत की, जिस पर वो गहरे गहरे सांस लेती, सर हिलाती, बमुश्किल जी कह सकी। काल कट गई, पर रमला यूं थी जैसे उसकी हर नस फट रही हो। ऐसा बाप जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था, उसका ये घिनौना रूप देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो अपनी माँ को बचाने के लिए अब तक सब कर रही थी, लेकिन अब फर्क इतना था कि उसे अमार को भी बचाना था। वो कामती टांगों समेत बेड की पायंती की जानिब बैठ गई। बाबा के मैसेजेस आते जा रहे थे और उसका सांस इसी रफ्तार से तेज हो रहा था। बासिल को कॉल अमार बासिल की कॉल अमार को गई, जो सो नहीं पा रहा था, तो कॉफी बनाए लॉन में आ गया। बासिल की कॉल पिक की और फोन कान से लगाया। फार्म हाउस में ही थोड़ा आगे एक बंकर है अमार, फौरन वहां चला जा। बासिल ने कॉल लगते ही सिर्फ हुक्म दिया। क्यों, क्या हो गया? अमार का माथा ठनका। यार, तफसील का वक्त नहीं, जो कहा है वो कर। बंकर अंदर से सील हो जाता है, वो लाजमी कर लेना। जब तक मैं ना कहूँ वहीं टिक कर रहना। बासिल के हुक्म पर वो मुंह बसूड़ गया। लेकिन मुझे ताज़ा हवा लेनी है, दम घुट रहा है मेरा, अमार ने सख्त बेबसी से कहा। अच्छा, वहाँ गन्स है, वो ले आ, और मेरे कुछ लोग आ रहे हैं। किसी ने खबर दी है कि खतरा है। वो पाशा भी मर गया, जहर दे दिया गया उसे हमारी ही जगह, तो मुमकिन है किंग का अगला टारगेट तू हो। बासिल ने इसे खतरे से आगाह किया, पर अमार उलझकर सर झटक गया। वेट, जब ये तेरा सीक्रेट ऑफिस है और यहाँ तेरे लोगों के सिवा कोई नहीं आया, फिर इस जगह का किंग को कैसे पता लग सकता है? अमार ने भी वही सवाल किया जिस वक्त बासिल के दिमाग में गर्दिश कर रहा था। इसका जवाब जल्द ढूंढ कर देता हूँ, बस अपना ख्याल रख। भले लड़के या बंकर में छुप कर, लेकिन तुझ पर एक जरा खरोश भी बर्दाश्त नहीं मुझे। बासिल ने तो उसे मजीद उलझा डाला। हम आतिशम सिर्फ लड़कर मुकाबला करता है, छुप कर नहीं। आने दे खतरे को, मैं खतरे का बाप हूँ। तू बस मुझे मेरा जवाब दे जो मुझे चाहिए। अमार के लहजे में सरासर सर्द महरी थी और बासिल को लगा जैसे अमार को किसी पर शक सा है। और अमार को जिस पर शक हो रहा था, अगर मुजरिम वही था, तो शायद अमार सियाल की जिंदगी एक बार फिर उसके लिए नाकारा और बेवकूफ़ होने वाली थी। जी जनाब, तो आज की एपिसोड यहीं तक। कल यहीं से स्टार्ट होगी। बहुत ही धमाके होने वाले हैं अगली एपिसोड में, तो दिल थाम लीजिए। और मैं अलग नहीं करती किसी को या मारती भी नहीं हूँ कपल्स को, तो बिल्कुल तसल्ली रखें। बार बार आप लोगों को ये क्यों बताना पड़ता है, ईजी रह जाएं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।